हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का चैप्टर द सेल यूनिटोक्लाइव का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल जो है उसका ओवरव्यू क्या ऐसा होता है, मतलब सेल देखने में कैसा है, उसके पास कितना लेयर होता है, उसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ये सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा टॉपिक का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल कहने का मतलब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, सारा कुछ देखेंगे। तो साइंटिस्ट लोग जब ओवरव्यू ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो दो टाइप का सेल लिए, एक ह्यूमन सेल लिए और एक प्लांट सेल लिए। ह्यूमन सेल कहाँ से लिए? एनिमल सेल कहने का मतलब तो वो ह्यूमन के चिक से लिए। ह्यूमन का चिक सेल कहने का मतलब ह्यूमन का जो स्किन है उसी को कहते हैं ह्यूमन चिक सेल। तो हमारा जो स्किन है या फिर हमारा बॉडी का किसी भी पार्ट का अगर हम सेल ले लें वो डिप्लॉयड सेल होगा। तो डिप्लॉयड क्या होता है पहले वो समझते हैं। डिप्लॉयड को हम 2n से लिखते हैं, हैप्लॉयड को सिर्फ n से लिखते हैं। डिप्लॉयड 2n, 2 मतलब डबल शो कर रहा है, तो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं प्लॉयडी। तो जिसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 46 रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहेगा, उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम रहेगा उसको बोलते हैं हैप्लॉयड सेल। तो क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर हम हैप्लॉयड डिप्लॉयड समझ लिए। तो जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन सा सेल लिए? एक एनिमल सेल लिए, एक प्लांट सेल लिए। एनिमल सेल में किसका लिए? ह्यूमन चिक सेल लिए। तो लेट्स टेक ह्यूमन चिक सेल एंड और क्या लिया? ऑनियन पिल सेल, जो कि एक प्लांट सेल है। ऑनियन पिल सेल। तो ये कैसा सेल है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल। ये हमारा कैसा सेल है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल। तो एनिमल सेल कहने का मतलब उसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहेगा, आउटर बाउंड्री। प्लांट सेल जो कि क्लास 6 और 7 8 का टॉपिक है, प्लांट सेल के पास क्या रहता है? सेल वॉल रहता है। तो इसका जो आउटर बाउंड्री रहता है, जैसे ये मेरा एक सेल है, इसको हम मानते हैं, लेटेस्ट एज्यूम देखिए क्या है? सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। इसका जो आउटर बाउंड्री रहेगा सिर्फ उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर कोई बाउंड्री और लेयर नहीं रहेगा। तो आउटर डिलिमिटिंग बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर बाउंड्री एनिमल सेल में क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। अब समझते हैं प्लांट सेल में क्या होगा। प्लांट सेल के पास आउटर बाउंड्री क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, इसके बाहर और एक लेयर रहेगा, उसको बोलेंगे सेल वॉल। आउटर बाउंड्रीज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल। तो क्वेश्चन क्या आता है यहां से? क्या सेल मेम्ब्रेन रहेगा प्लांट सेल के पास? यस, सेल मेम्ब्रेन रहेगा ही। सेल मेम्ब्रेन क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, हर एक सेल के पास रहेगा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का एक लेयर है, वो किसके पास रहेगा? प्लांट सेल के पास रहेगा। जैसे ये मेरा क्या है? प्लांट सेल है, तो सबसे आउटर से क्या होगा कवरिंग? सेल वॉल का। उसके अंदर किस चीज का कवरिंग रहेगा? उसके अंदर रहेगा सेल मेम्ब्रेन का। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, सारा सेल ऑर्गेनल्स रहेगा और न्यूक्लियस रहेगा। तो क्या समझ लिए? एनिमल सेल समझ लिए, प्लांट सेल समझ लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिटेल फॉर्म का डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में क्या डिफरेंस है? इसके पास सेल वॉल रहेगा, इसके पास सेल वॉल नहीं रहेगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहेगा। अब इसका सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। सेल का स्ट्रक्चर, ये हम क्या बना दिए? सेल मेम्ब्रेन। अगर इसको प्लांट सेल बनाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक क्या बनाएंगे? सेल वॉल बनाएंगे। सेल वॉल बनाते हैं, सेल वॉल। तो लेबलिंग करते हैं, ये क्या है मेरा? सेल वॉल है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
अब सेल वॉल बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया। तो ये क्या है, एक प्लांट सेल है। उसके पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सारा काम यही कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ सेल। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर है, क्या पढ़े क्लास 8 में सेल चैप्टर में, या फिर 9 में क्या पढ़े सेल चैप्टर में, न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, हमारा डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और इसके अंदर ये जो मटेरियल, ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, इसको डीएनए, डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये कैसा न्यूक्लियस रहेगा, जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होगा, क्योंकि हम ह्यूमन सेल और प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक में हम क्या पढ़े हैं, उसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहता है। अब इससे हम निकालते हैं अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको दो भाग में डिवीजन किया गया है। पहला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का मतलब खुरदरा, जिसके ऊपर में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर में छोटा छोटा कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, तब इसको टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ थोड़ा हो जाएगा, खुरखुरा जैसा लगेगा। तो इसी कारण से उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब क्वेश्चन राइज होता है, जब उसको रफ बोल रहे हैं किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट होने की वजह से, तो वहां पर वो कौन सा सब्सटेंस जिसके वजह से इसको रफ बोला जा रहा है, तो वो है हमारा राइबोसोम। वो क्या है, राइबोसोम। किसके ऊपर प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर फॉर रफ, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। और यहाँ पर कोई सा सब्सटेंस इसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि राइबोसोम जो है हमारा प्रोटीन बना रहा है, तो किसके ऊपर बनाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनाएगा। उसी के ऊपर क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा बनेगा गोल्गी बॉडी। क्या बनेगा, गोल्गी बॉडी। ये हमारा क्या है, गोल्गी बॉडी है। इसके बाद हमारा बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स से राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मेनी सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सब जो स्पेस बच गया, ये सब स्पेस को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सेल का, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, सेल का सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। समझते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर बताया गया है एनसीईआरटी के अनुसार कि सेमी फ्लूइड होता है। इसे सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल, सर्कल मतलब एक पूरा सर्कल, सेमी कहाँ लगाते हैं, जहां पर आधा उसको करना होता है, मतलब अर्ध सर्कल। तो सेमी फ्लूइडी होता है, सेमी फ्लूइडी। तो सेमी फ्लूइडी समझते हैं ठीक से। सेमी कहने का मतलब पूरा वो नहीं है, फ्लूइडी कहने का मतलब, फ्लूइडी हम मेन एग्जांपल ले लेते हैं, पानी जैसे है। ये एक बीकर है, इसमें बहुत सारा पानी है, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लूइडी है। फ्लूइडी सिर्फ वाटर ही वाटर है, लेकिन उसमें 2-3 और सॉलिड सब्सटेंस आ गया, तो क्या इसको सेमी फ्लूइडी बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा 100% फ्लूइड नहीं है, इसीलिए बोला गया सेमी फ्लूइड। तो सेमी फ्लूइड किसमें रहता है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, हमारा यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि हम यूकैरियोटिक बारे में ही पढ़ रहे हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, इसीलिए सेमी फ्लूइड किसमें रहेगा, इन यूकैरियोटिक।
बट इन प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट आर फ्लूइडी। समझते हैं क्यों ऐसा कहते हैं? किसमें रहेगा? इन यूकैरियोटिक सेल, बट इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म क्या होगा? फ्लूइडी होगा। साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? फ्लूइडी होगा, फ्लूइडी। अब समझते हैं सेमी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं। तो हमारा यूकैरियोट को ही क्यों सेमी फ्लूइड बोल रहे हैं? तो यूकैरियोटिक सेल कैसा है? एक डेवलप्ड सेल है, उसके पास सारा सेल ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो सेल ऑर्गेनल्स जब ये प्रेजेंट है, यहाँ पर सारा यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो ये पूरा फ्लूइड नहीं है, क्योंकि उसका जो स्पेस है उसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स आ गया है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें क्या पूरा स्पेस खाली था, उसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, इसीलिए उसको फ्लूइडी बोला गया है। इसके पास सेल ऑर्गेनल्स आ गया, खाली पूरा सिर्फ फ्लूइड नहीं है, इसीलिए इसको हम सेमी फ्लूइडी इन नेचर बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट समझ लिए, सारा सेल ऑर्गेनल्स का नाम जाने। लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम कहाँ पर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। डीएनए समझ आ गया। क्रोमोसोम क्या होता है वो समझ लिए, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल का डिफिनेशन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सारा कुछ लिखते हैं, रफ करते हैं पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेल वॉल है, जो कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी लेयर है, मतलब आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, और आउटर लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बाहरी लेयर क्या था? सेल वॉल था। हम सेल वॉल समझते हैं क्या होता है। सेल वॉल क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? रिजिड स्ट्रक्चर होगा, रिजिड। जैसे क्लास 9th में एक मैटर इन आवर सराउंडिंग में जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड को बोला गया था रिजिड। रिजिड कहने का मतलब कठोर, पूरा हार्ड रहता है। हार्ड स्ट्रक्चर किसका रहता है? सेल वॉल का। तो कैसा है ये? रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब हार्ड, रिजिड स्ट्रक्चर। तो ये पूरा हार्ड है, ये काम क्या करेगा? और बाहरी लेयर है, इसलिए ये काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो सेल वॉल का डिफिनेशन यही था। अब हम समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या यह हो सकता है? एनसीईआरटी बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल दो टाइप का होता है। समझते हैं सबसे पहले परमिएबल क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसको हम बोल रहे हैं ये परमिएबल है। परमिएबल कहने का मतलब इसके बाहर जो भी सब्सटेंस आएगा इससे बिना पूछे इसके अंदर एंट्री ले लेगा। सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कोई भी पैथोजन से बैक्टीरिया है, चाहे वो यूजफुल रहे सेल के लिए, चाहे वो हार्मफुल रहे, विदाउट परमिशन लिए हुए वो अंदर आ जाएगा। जैसे एक होल करते हैं, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास ये बैक्टीरिया आया, बिना इससे परमिशन लिए ये अंदर चला आया, तो ये इसको क्या बोलेंगे? परमिएबल बोलेंगे। ये मेरा बैक्टीरिया आया या फिर वायरस है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेलेक्टिवली परमिएबल है तो इसको स्कैन करेगा कि ये हमारे लिए यूजफुल है, अनयूजलेस है, जो भी रहे। अगर हार्मफुल है तो इसको आने अंदर नहीं देगा, अगर यूजफुल रहेगा तो फिर अंदर लेगा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो सेलेक्ट करेगा कि वो हमारे लिए यूजफुल है या फिर हार्मफुल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहला सिलेक्टिवली परमिएबल है, सब्सटेंस को चूज करता है या फिर सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है। सेकंड क्या बोल सकते हैं? सेल जो है, ये जो सेल है
ये जो मेरा सेल है इसका इंटरनल जो भी अमाउंट है, अंदर में जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल रहे चाहे वो कोई अच्छा सा सब्सटेंस रहे, अगर वेस्ट मटेरियल ही है या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, यही तो अंदर देखेगा या फिर स्कैन करेगा या फिर जो भी करे रिसर्च करेगा कि अंदर किस सब्सटेंस का जरूरत है और कौन सा सब्सटेंस ज्यादा है जिसको बाहर करना है। तो क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट्स का क्या करता है? कंट्रोलिंग का काम करता है। कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल बाय सेल मेम्ब्रेन। तो समझ आ गया क्या क्या काम करता है? पहला है सिलेक्टिवली परमेबल, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट इसका देखेंगे क्या करता है? ये जब सब बाहरी लेयर ये है, ये मेरा एक्सेल है, इसका जो बाहर का लेयर है वही तो आउटरनल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, इंटरफेयर का काम करेगा। जैसे बाहर कोई पैथोजन से ये आया इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो इसका जो बाहर का लेयर है वही तो इससे सबसे पहले बात करेगा। जैसे बोर्ड को ये क्या मानते हैं? हम एक सेल मानते हैं, इसका ये जो बाहर का लेयर है, बाहरी सतह है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास ये वायरस या फिर बैक्टीरिया जा रहा है, तो सबसे पहले इंटरेक्ट कौन सा लेयर किया? सेल मेम्ब्रेन किया। तो इंटरफेयर विथ आउटरनल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही बाहर की दुनिया से इंटरफेयर करता है। थर्ड पॉइंट तो हमारा सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। साइटोप्लाज्म थोड़ा देखते हैं क्या था। साइटोप्लाज्म के बारे में एनसीईआरटी क्लास 11th का बता रहा है कि साइटोप्लाज्म इट ऑक्यूपाई मेन स्पेस ऑफ द सेल। मतलब मेन कहने का मतलब या फिर मोर बोलो, सेल जो है उसका सबसे ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? हमारा साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। और साइटोप्लाज्म में ही हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेनी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको कहा गया है मेन एरिना। मेन कहने का मतलब मुख्य, एरिना से क्या आता है? एरिया। तो मेन एरिया कवर कौन करता है? हमारा साइटोप्लाज्म करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इट इज द मेन एरिना ऑफ द सेल। मेन एरिना ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म समझ लिए क्या है? तो जब सबसे ज्यादा ये स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई जिस पार्ट करेगा वही पार्ट तो इसको लिविंग भी रखेगा। तो सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई साइटोप्लाज्म कर रहा है, उसी के पास सब सेल ऑर्गेनल्स है, इसीलिए ये क्या काम करता है? हमारा सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। तो इट मेक्स आवर सेल लिविंग। तो सेल को जीवित और जिंदा कौन रखता है? साइटोप्लाज्म ही रखता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले समझते हैं। मेम्ब्रेन लेस होता है। अभी तक तो समझ रहे थे कि मेम्ब्रेन होता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा चीज है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन लेस क्यों होता है देखते हैं। राइबोसोम इसका स्ट्रक्चर क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस, तो मेम्ब्रेन लेस है तब तो ये भी यूनिवर्सल होगा, प्रोकैरियोटिक के पास रहेगा भी और यूकैरियोटिक के भी पास रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक के पास कैसा रहता है, यूकैरियोटिक के पास कैसा रहता है? ये दो टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। 70 के बाद जो S लगा रहे हैं, S का मतलब होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में राइबोसोम पर ही बेसिस वो लेक्चर रहेगा जिसमें हम राइबोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे। तो 70S किस में रहता है प्रेजेंट, 80S किस में रहता है? 80S हमारा रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट था? अभी स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एक रफ एक स्मूथ। रफ के ऊपर कौन प्रेजेंट था? हमारा राइबोसोम। कैसा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। स्मूथ के ऊपर कैसा रहेगा? किसके पास रहेगा?
उसके पास राइबोसोम रहेगा ही नहीं स्मूथ के पास, लेकिन 70s राइबोसोम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है 70s राइबोसोम किसके पास रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। 80s राइबोसोम किसके पास रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो राइबोसोम समझ आ गया, मेम्ब्रेनलेस होता है। क्वेश्चन आ सकता है एक ऐसा मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जो कि सिर्फ एनिमल सेल के पास प्रेजेंट रहता है। तो हम तो बोलेंगे कि एनिमल सेल एक यूकेरियोटिक सेल है जिसका मेम्ब्रेन लेस तो ऑर्गेनल उसके पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक डेवलप्ड सेल है, तो उसके पास सारा ऑर्गेनल जो भी चीज रहेंगे प्रेजेंट सारा मेम्ब्रेन के साथ रहेगा। लेकिन एक सेंट्रोजोम नाम का ऑर्गेनल है, सेंट्रोजोम ये भी एक मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस है। कैसा है, मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन सिर्फ एनिमल सेल के पास रहता है, एक्सेप्शन है। सेंट्रोजोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन किसके पास है, यूकेरियोटिक के पास है, एनिमल सेल के पास रहता है। मेम्ब्रेनलेस है, किसके पास रहता है, एनिमल सेल के पास रहता है। काम क्या करता है, तो हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल, हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल। तो सेल का डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोजोम करता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, और फिर किसके पास रहता है, तो एनिमल सेल के पास रहता है। तो हम क्या पढ़ लिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेंट्रोजोम पढ़ लिए। अभी तक हम यहाँ पर क्या यूज किए थे, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकेरियोटिक। तो अब हम इस स्लाइड के बाद देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। पहला क्या है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या है यूकेरियोटिक। नोट करते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि फिर हम इसको रफ कर देते हैं तो नोट करने में नहीं बनेगा। पहला क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इधर होगा यूकैरियोटिक सेल। प्रो कहने का मतलब जैसा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन इसका था इस चैप्टर का, उसमें क्या बताए थे, बायोलॉजी का वर्ड से ही उसका वर्ड जो है उसी से उसका काम पता चलता है, मतलब नाम से उसका हम काम पहचानते हैं। जैसे नाम क्या है इसका, प्रोकैरियोटिक, प्रो पी से प्रो हुआ, अब पी से ही होता है प्रीमिटिव, मतलब फॉल्स। कैरियन, बायोलॉजिकल वर्ड में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या आ रहा है, प्रीमिटिव न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं है। जैसे ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसके पास ये केप ना रहेगा तो ये क्या होगा, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। इसके पास इसका मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसके ऊपर में ये मेम्ब्रेन लगा दिए तो ये क्या हो गया, डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंट को हम लिखते हैं माइनस, मतलब इसमें नहीं है, एंटी। न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंट है किसके पास, प्रोकैरियोटिक के पास। अब इधर देखते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस,
मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके पास इसका ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। तो क्या हो जाएगा ये, डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि दोनों एक ही नाम है, कवरिंग को ही कह रहे हैं, वो प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए क्या हम बोल सकते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहां पर क्या बोल सकते हैं, अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। अब अगला पॉइंट पर आते हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर देख लिए, अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइजोसोम था, सारा जो क्लोरोप्लास्ट था, सब जो सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, क्या इसके पास रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट, अब्सेंट कहने का मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो थोड़ा बहुत है जो कि अनडेवलप्ड फॉर्म है, मतलब उसका डेवलप्ड फॉर्म नहीं है, मतलब उसके पास कोई एनवेलप ही नहीं है, मेम्ब्रेन ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा। इसमें क्या लिखेंगे, यूकेरियोटिक एक डेवलप्ड सेल है, इसीलिए इसका जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सबके पास अपना कवरिंग है। जैसे हमारा बॉडी के पास ये जैकेट है, इसी तरह से इसका जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके पास अपना एक कवरिंग है, इसके पास कवरिंग नहीं है, ये नंगा है। तो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राइबोसोम के बेसिस पर कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, राइबोसोम दोनों में रहेगा, क्योंकि राइबोसोम जो है यूनिवर्सल है। किसके तरह है, जैसे मेरा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो यूनिवर्सल था, हमारा प्रोकैरियोटिक के पास भी रहेगा सेल मेम्ब्रेन और यूकेरियोटिक के पास भी रहेगा सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही राइबोसोम जो है वो भी क्या है, एक यूनिवर्सल चीज है, जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक के पास भी है, यूकेरियोटिक के पास भी है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार का था, एक 70S और एक 80S। प्रोकैरियोटिक के पास सिर्फ 70S रहेगा, यूकेरियोटिक के पास दोनों रहेगा। 70S राइबोसोम प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट, माइनस का मतलब अब्सेंट। इसके पास 70S 80S राइबोसोम प्रेजेंट। 70S किसमें था, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। 80S किसके पास होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। इसके पास रहेगा RDR के पास, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही था हमारा प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कितना है, बहुत सारा है, सारा का अलग अलग डिटेल फॉर्म में समझेंगे कि क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स, किसका क्या काम रहता है। तो आज का लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।